Business excellence is all about setting your benchmarks for the future. आज आपने बिजनेस शुरू किया, ठीक है. It's like a baby for me. what would it be in 5 years? What would it look like in 10 years? And where will I leave the legacy to remain that small shop which I started? Or would it grow towards the regional, let's say, or like the global company? I mean, what do you think? Where was Apple when it started? Where was GM when it started? Where was Philips when it started? Motorola, all these big names. When they started with individuals, even Microsoft. Yes. Now they are global brands. Yes. Hello PID entrepreneurs, Assalamu alaikum. This is your host and दोस्त शारिक रब्बानी back with another podcast. और जिस तरह से आपको पता है कि हम हर पॉडकास्ट में एक बिज़नेस गुरु से आपको मिलवाते हैं, एक बिज़नेस के एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं, और उसका मकसद क्या होता है कि उस एक्सपर्ट से आप लर्निंग हासिल करें, और अगर आप उसी फील्ड में इंटरेस्ट है आपका और उसी फील्ड में आपकी एक्सेलेंस है, एक्सपीरियंस है, तो उस फील्ड में आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ जाएं. ठीक है, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर तक का सफ़र तय कर लें, यही एक मकसद है. आज का जो मकसद है ना, आज इस पॉडकास्ट का, वो थोड़ा स्पेशल होने लगा है. वो थोड़ा सा हम अलग अंदाज में भी बात करेंगे. वो क्या अंदाज होगा कि नॉर्मली हम एक सेगमेंट को टारगेट करते हैं, एक इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं, एक निश को टारगेट करते हैं. आज हम मास मार्केट को टारगेट करने लगे. आज हम उन सारे एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करने लगे हैं जो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो. और आज हम बात करने लगे हैं बिजनेस एक्सीलेंस पे, कि आप अपने बिजनेस को एक्सीलेंस लेवल पे किस तरह से लेके जाते हैं. इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त. एक गुरु से आपको मिलवाने लगे हैं जो कि आपको बताएंगे कि किसी भी बिजनेस में, उनका बिजनेस ही ये है कि किसी आपके बिजनेस को जो है ना वो एक्सीलेंस लेवल तक लेके जाया जाए. तो अतीक मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, टाइम देने का बहुत शुक्रिया. और जिस तरह से हमारी पहले भी बात हुई थी और हमारी एक मीटिंग हो चुकी है, और चाहा मैंने यही कि हम जो है इस पॉडकास्ट के थ्रू कम्युनिटी तक इस पे रुझान ही नहीं है. जो आपकी फील्ड है, नॉर्मली पाकिस्तानियों का उस पर रुझान ही नहीं है. एक तो बिज़नेस की तरफ कम रुझान है, और ये बिज़नेस का भी नेक्स्ट स्टेप है कि उसको उस एक्सेलेंस लेवल तक लेके जाया जाए कि रिकग्निशंस मिले. मैं चाहूँगा अतीक साहब, सबसे पहले तो इस इंडस्ट्री के बारे में, इस आपका जो फोर्टे है, आपका जो पोर्टफोलियो, उसके बारे में बताएं, लोगों को समझाएं कि ये है क्या, आप करते क्या हैं बेसिकली. ठीक. First of all, pleasure to be here and thank you very much for the opportunity. देखें, आप एक छोटी सी मिसाल लें. आपको अल्लाह ताला ने एक बच्चा दिया, आपने उसका एक फ्यूचर प्लान बनाया कि जी मैंने इसको आज से 25 साल के बाद डॉक्टर बनाना है जी. उसके लिए आप क्या करेंगे? रिवर्स इंजीनियरिंग होगी प्रिसाइसली. एंड देन फ्रॉम द डे वन यू वुड वांट टू हैव द बेस्ट फॉर द किड. स्कूल में अच्छा, फिर उसके लिए ट्यूशन लगाएंगे, उस्ताद अच्छे ढूंढेंगे, पढ़ाई उसकी अच्छी होगी, एंड देन इवेंचुअली यू विल ब्रिंग हिम टुवर्ड्स दैट गोल जो कि आपने उसके लिए सेट किया कि वो अचीव करे. Business excellence is all about setting your benchmarks for the future. अच्छा. आज आपने बिजनेस शुरू किया, ठीक है. It's like a baby for me. What would it be in 5 years? What would it look like in 10 years? And where will I leave the legacy? So let's say 20-25 years, I'll have to pass on the baton to somebody. Of course. My next generation. Success और successy वाला जो concept है, what would it look like? Would it just remain that small shop which I started, or would it grow towards the regional, let's say, or like the global company? I mean, what do you think? Where was Apple when it started? Where was GM when it started? Where was Philips when it started? Motorola, all these big names. When they started with individuals, even Microsoft. Yes. Now they are global brands. Yes. Because they had those foreseeing the future that this is where we want to grow. Yes. I'll take the very latest example. Salic. They just launched the IPOs. Yes. They started about 10 years back. Yes. This plan was there initially. That how we are going to grow out of that small, let's say, an organization which was just collecting tolls. Yes. Today it is going IPO. The future plans are to go into the region. And maybe more. Much more. Locally, I can give you another example, DP World. It started just port handlers. Now they're DP World. It was Dubai Ports, and now it is DP World.
The biggest contribution towards in the Dubai economy. globally, not only in the region. They've got 15 plus ports which they own, and 45 other ports which they manage across the world. तो अगर मैं जानना चाहूँ फॉर एग्जांपल अगर आसान ज़बानों में कि एक बिज़नेस है, मैं फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस लॉन्च करता हूँ, तो मुझे जिस तरह से आपने एग्जांपल दी कि एक बच्चे के लिए आपको फ्यूचर प्लान जिस तरह से करना पड़ता है, पूरा के प्रोजेक्शन करनी पड़ती है, माइलस्टोन सेट करने पड़ते हैं, तो इसी तरह से बिज़नेस में भी होता है। और वो बिज़नेस में कौन से क्राइटेरियाज़ होते हैं, कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिस पे हमें काम करना पड़ता है टुवर्ड्स दैट एक्सेलेंस। और वो एक्सेलेंस सबसे पहले चाहूँगा मैं आपको बताएं कि वो एक्सेलेंस का लेवल क्या है, व्हाट इज़ दैट एक्सेलेंस, ताकि जो लोग सुन रहे हैं, जो मेंबर्स हमें सुन रहे हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो कि अल्टीमेटली क्या अचीव करते हैं हम इस एक्सेलेंस से। देखिए, when we translate business excellence, it has got primarily 5 criterias which enable an organization to become excellent. Okay. The first one is the leadership, which sets the vision, direction, strategy, policy for the organization. Next is the people, which drive. So when you have a clear vision and you know what your mission and strategy is, you would hire the right resource, All right. the talent, Yes. the required resource what you need at the given time. And then you have to have the right markets for you. Customer is key. You have to adopt to the requirements of the customer depending on your product, what service you are giving. I mean, you cannot cater everybody. Of course, because So industries that are focus- different, services exactly. are different. So that focus is also required. And then you work towards the satisfaction of the customer. And that doesn't stop at satisfaction. So leadership, customer Leadership, satisfaction, customer, employee people, empowerment, Yeah. And you look into your partnerships. partnerships, and The people society as well. How Society, yes, society gets involved in 3 forms. One is the customer, the people, and the partnerships you bring in. All right. And then there is focus on your processes, product service definitions, how you are designing and developing the products. And it's not only that, okay, you are catering the market, where you are creating the niche as well. So, for example, Apple. Apple is a niche market. They focus on certain target, certain segment of the market. Yes. Not everybody. But whereas when you look at other mobile, let's say, providers, they are catering The mass market. across mass Yes. and generic public. Yes. They have similar features, but at a different level. Yes. Yeah. So this is how when it comes to products and services, depending on your So you the have vision to of the organization. identify your mass, targeted market. Yeah, there are a lot of studies behind, and there are certain tools which we use. The organization should use actually. They're very generic. I mean, a lot of people do SWOT analysis, PESTEL analysis. They have this Pareto to analyze and then check. Yet, these are all those things which get in when organizations set up this structure, they automatically become part of it. तो वो जैसे आप एक बच्चे को डॉक्टर बनाना है, and what you do is you tend him towards pre-medical. If you want to take him to the engineering, then you tend towards maths and then let's say physics and then Pre-engineering more of product, that yes. engineering. If somebody has a skill like arts, then you don't need all those scientific studies and all. Yes. You work on his ability, Yes. work on his practice and stuff. So it depends. So accordingly, the organizations do the same. And आपके इन्वॉल्वमेंट से बेसिकली फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, आसान अल्फाज में एक ऑर्गेनाइजेशन है, 100 लोग काम करते हैं, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि बिकॉज राइट नाउ मोस्ट ऑफ पाकिस्तानीज आर लिसनिंग यू. तो खैर और भी नेशनलिटीज़ हैं, बट मेजॉरिटीज़ आर पाकिस्तानी बिकॉज दिस इज़ PID एंटरप्रेन्योर. ठीक. तो इस सिचुएशन में एक आपको फॉर एग्जांपल आपको हायर किया जाता है, एंड ऑन व्हाट पैरामीटर्स यू वर्क ऑन टू टेक दैट कंपनी टू नेक्स्ट लेवल और एक्सेलेंस लेवल, व्हाट यू कॉल इट. अल्टीमेट गोल क्या है? मतलब फॉर एग्जांपल मैं कंपनी ओनर हूँ, आप मुझे किस चीज़ से, मतलब मुझे ऐसे क्या चीज़ चाहिए, मेरी नीड एनालिसिस ना, मुझे आप नीड एनालिसिस कराएंगे कि यार आप ये काम तो कर रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट एट योर फुल पोटेंशियल. ठीक है. तो मुझे आप किस चीज़ से इंस्पायर करेंगे कि वो मैं आपको, चूँकि आप पाकिस्तानीज़ को एड्रेस कर रहे हो, तो मैं उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ कि हमारे यहाँ क्या है जी, कि द डिज़ायर इज़ टू बी द बेस्ट.
yes, ठीक है। we all desire. हम कोई भी आप एस्पेक्ट ले लें, आप हमारी स्पोर्ट्स ले लें, आप हमारे स्पोर्ट्स मैन ले लें, आप हमारे एंकर्स ले लें, आप हमारे टीवी चैनल्स ले लें, आप हमारी कोई भी एस्पेक्ट लाइफ का ले लें, वी वांट टू बी द बेस्ट। Yes. हमारे यहाँ हमेशा मेजरमेंट ये होती है कि कौन बेहतर है नंबर्स में, किसकी रेटिंग ज़्यादा है, किसको रेट इंटरनेशनली आईसीसी में कौन सबसे ज़्यादा रेटेड बैट्समैन है, कौन बॉलर है। Exactly. योर बिजनेस इज प्राइमरीली द सेम। नाउ अब इसको कैसे कन्वर्ट होता है उस सिनेरियो में, अब मैंने इनेबलर्स से 5 बताया आपको, अब ये उस स्टेटस में कैसे कन्वर्ट होगा जहां आपकी रैंकिंग होगी। यू विल हैव टू प्रूव एंड शो रिजल्ट्स, All right. पीपल रिजल्ट्स, कस्टमर रिजल्ट्स, योर बिजनेस रिजल्ट्स एंड सोसाइटी रिजल्ट्स। अब Alright. इन रिजल्ट्स के साथ पहले परसेप्शन, what people think about you. If you talk about people, what employees think about the organization, and what organization has done towards its people to grow along with the तो organization. इसमें तो यकीन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का भी हाँ पैरामीटर हाँ, CSR is that Yes. society results में तो corporate social responsibility is a key element. All right. How do you initiate, let's say, scenarios on your own? How well do you participate? Okay, in this part of the world, we cannot initiate anything and everything on our own without any permission. Yes. So we have to either align our initiatives with the government, Yes. participate with them, or in collaboration. कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जिनके साथ आपको Red Crescent है, Dubai Chamber has a CSR initiative program. They have got Alright. 5 initiatives separately. You can participate and collaborate, even sponsor and then work with them. अच्छा. Companies provide employees towards that social responsibility, dedicated towards that, and they participate on a regular basis. तो वो है। अच्छा, it's not limited to this part of the world. Now you can, if you are a company, for example, हम पाकिस्तानी हैं, we can have an initiative back in Pakistan also, Yes. and then it can be recognized and acknowledged. They're not looking for those certificates. It's that what kind of initiation या आपके अंदर वो जो वो desire and motivation towards the society, और ये वहाँ पे cover हो गया. The last part where I was talking about, sorry, the second last was the customers. What the customers have perception about you before engaging, and what kind of experience they have, and reviews. And then eventually they are looking at the retention of the customer, loyalty. Customer loyalty, yes. Customer retention is very much important. And I can give you one example of Ritz-Carlton's. Long time back. They are, I mean, at that time they had won the second time the Malcolm Baldrige Award in US. So उनके जो chairman था, they celebrated, and he says we have 70% of returning customer. That means they retain 70% of their customers. It's a big number. He says that's the highest in the market in our category. But that's not enough. Ah, What next? They have achieved that 70%, they are celebrating it, and the leadership is giving the direction. What next? what is it? Where would you want us to be next? He's asking the employees. You see, it's like motivation, inspiration, direction at the same time. So that's where the customer loyalty, retention, and all these things come into picture. And then organizations do set those targets. So एक कंपनी है, एक छोटी कंपनी है, अगर वो उसको बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या फ़ायदा होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी उसका क्या फ़ायदा है? देखें, सबसे पहले तो जब आप स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बनाते हैं तो इट क्रिएट्स अ डिसिप्लिन। प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स के साथ आपके KPIs और मेजरमेंट क्राइटेरियाज सेट होते हैं, एंड देन डेटा इज कलेक्टेड टू एनालाइज. इट्स नॉट दैट कि आपने डेली 50 लेट्स से इंट्रैक्शंस की या ट्रांजैक्शंस की और उसके बाद आपने 50 का नंबर लिखा और सो गए. जब इस तरह के सिस्टम्स इम्प्लीमेंट होते हैं तो उनके साथ फिर वो मेजरमेंट क्राइटेरियाज लगते हैं कि हमने अगर टारगेट 50 का सेट किया था, क्या हम 50 पे ही वो क्या एट पार है या हमारी परफॉर्मेंस में फ्लक्चुएशन है, हमारी परफॉर्मेंस लेसर है या हायर है, कितनी लेसर है कितनी हायर है, कितनी दफ़ा लेस है कितनी दफ़ा है, इस वेरिएशन में गैप कितना है, इस वेरिएशन की रिपीटेंस कितनी है, ये वेरिएशन कितनी रेगुलर है, कंसिस्टेंसी. अब ये जब सारे आप एनालिसिस करते हैं तो इवेंचुअली मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, तो यू सी द स्ट्रेंथ्स
And when you see those trends, and then with that number of interactions or number of let's say occurrence in each deviation, you measure the repetance. Based on the repetance, you know कि हमें कौन सा एरिया है जहाँ पे हमने फोकस करना है, या कौन से फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स इन अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की मैं बात करूँ तो टुवर्ड्स द डिलीवरी टाइम्स देयर एरर्स इंक्रीज एंड इट्स लॉजिकल, क्योंकि पुश होती है, डिलीवर करना है, तो प्रोडक्शन अगर डिले हो रही है तो what they do is they push the production. Yes. When they push the production, margin of error increases. Yes. More the margin, the more the errors. The more the errors, the more the rework. The more the rework, the more the damage. The more wastage. तो अल्टीमेटली हो सकता है कि वो Eventually- प्रोडक्टिव होने के बजाय वो डिस्ट्रक्टिव हो रहा हो आपके Precisely. And that is what we call the cost of poor quality. Because उसकी जो planning थी या scheduling थी वो इतनी in a sense स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि उनको इवेंचुअली अब अच्छा बाज़ औक़ात होता ये है कि चीज़ें रूटीन में चल रही होती हैं एंड देयर इज़ नो मार्जिन और कुशन फॉर मिसहैप्स और डिलेज इन मटेरियल. सप्लायर की तरफ से डिले हो गया मटेरियल, आपकी एक छोटे से लेट्स से पार्ट या मटेरियल की वजह से पूरी लॉट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है. Yes. पूरा सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है. अब वो डिस्टर्ब के वो फिर एंड पे पुश आएगा. तो दीज थिंग्स आर समटाइम्स नॉट फोर्सीन. रिजर्व्स में नहीं होता. ये मैं बेसिक एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको. आई मीन दिस नॉट अ टिपिकल दिस थिंग सिनेरियो बट देन दीज आर कॉमन थिंग्स. आप फ़र्ज़ करें आप आई मीन बाज़ औक़ात आप रेस्टोरेंट्स में हैं, आपने ऑर्डर किया हुआ है, सप्लायर ने आपको एवरीडे मॉर्निंग जो डिलीवरी करते हैं, मटेरियल्स आपको नहीं मिले, आपने जो दिन का बजट था उसके अंदर मटेरियल्स की शॉर्टेज आ गई, आप वो पूरी की पूरी लॉट बना नहीं सकते, आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते. बिल्कुल. यू विल हैव टू वेट फॉर इट. और लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर वो मटेरियल फ्रोज़न आता है तो डीफ्रॉस्टिंग के लिए भी टाइम लगेगा. इस तरह की चीज़ें हम रेगुलर देखते हैं. तो उसके लिए हम लोगों को क्या कहते हैं कि यू हैव टू हैव दैट कुशन एंड मार्जिन. यस, या वो आपके पास इतना बफर में होना चाहिए, जोन में, या स्पेयर ऐसा होना चाहिए जिसको आप बेसिकली रोटेट इस तरह कर सको. तो वो व्हेन वी गो इनटू द सिस्टम एंड देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ रेगुलर. हम एक टर्म यूज़ करते हैं रिस्क एनालिसिस, और इसमें फिर बहुत से एस्पेक्ट हैं. बिजनेस का रिस्क होता है, प्रोडक्शन का रिस्क होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी का रिस्क है ना. तो उस रिस्क में हम लोग ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी इंटेंसिटी क्या है और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा. बाज़ औक़ात बहुत छोटी चीज़ होती है, उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा होता है. बाज़ औक़ात बहुत आई मीन क्वांटिटी में या आप मैग्नीट्यूड में लार्ज होती है चीज़, पर उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसी रोड से नीचे 10 बंदे अगर क्रॉस कर रहे हैं तो क्या रेशियो होगी कि कोई खुदा न खास्ता किसी को कुछ ज़्यादा मेजर इंजरी आए? नहीं ना. लेकिन अगर यही इनमें से एक बंदा अगर मोहम्मद बिन जायद या शेख जायद रोड के ऊपर क्रॉस कर रहा हो तो व्हाट काइंड ऑफ, तो वो मैग्नीट्यूड बहुत कम है लेकिन इफेक्ट बहुत बड़ा है. यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं, शायद हो ही ना. शायद कोई भी, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग देखे तो कोई ना कोई तो कॉमन सेंस रखते हुए ब्रेक लगाएगा. सो इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो. अच्छा, तो लास्ट क्या था, बिजनेस रिजल्ट्स. उसमें आपने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी ग्रोथ, आपने बजट वर्सेस एक्चुअल क्या किया, आपकी कंपनी कितनी ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर, हाउ मच पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर ग्रोथ, लोगों की प्रोडक्टिविटी एड्स इनटू योर बिजनेस, लोगों की ग्रोथ एज इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स, एप्टीट्यूड, कमिटमेंट, वो सारा ऐड करता है आपके बिजनेस नंबर्स में. तो आपका मॉनेटरी बेनिफिट तो हो गया. एट द सेम टाइम अगर आप वो एक्सेलेंस के लिए अप्लाई करते हैं या पहुंचते हैं, जो भी एक्सेलेंस अवार्ड्स हैं, तो एक मार्केटिंग भी है आपकी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप खलीज टाइम पे फीचर हो रहे हैं, गल्फ न्यूज़ में फीचर हो रहे हैं, मैगजीन्स में आ रहे हैं. तो ये इस मार्केटिंग पे आपने पैसा नहीं लगाया लेकिन अल्टीमेटली मार्केटिंग हो गई. क्यों? क्योंकि आपने जो पैसा जो मार्केटिंग पे लगा रहे हैं वही बजट अगर आप एक्सेलेंस पे लगाएं तो एक तो आपके बिजनेस प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेंगे, कस्टमर रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगी, कस्टमर लॉयल्टी पे काम होगा, ब्रांड इमेज बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ब्रांड पोजीशनिंग अच्छी हो रही होगी, एंड एट द सेम टाइम मार्केटिंग तो हो ही रही है, एफिशिएंसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है. और उसके ऊपर देखें, ये वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली, वेरी सॉरी टू से,
हमारे कल्चर में इन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती या इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। अब मैं यहाँ पे आई मीन वी स्पेसिफिकली वर्क विद ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल नेशनलिटीज़, इंक्लूडिंग वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल ग्रुप्स, इंडियन बिग जायंट्स, और इवन मैं अब आपको दो दिन पहले की मिसाल देता हूँ। इट्स जस्ट अ स्मॉल फाइनेंशियल हब. They have started only 6 months back. They are just 6 months old. Okay. They are already targeting and implementing that model, which is given by the DQA. Because for them to win an award based on this model, of course, because that award is not a high profile ऐसा वैसा award नहीं है कि जी आपने Most of the time शेख membership खुद, year की, हाँ, शेख हमदान खुद दे रहे होते हैं, मतलब the crown princes and then the high, basically let's say the royal family people, they are basically involved in that. They are all under the governments basically. Sharjah is under the Dubai Sharjah Chamber. Dubai MRM is under Dubai Chamber. Dubai DQA is under DED. So they are all government sponsored and government recognized. Abu Dhabi का भी under the Abu Dhabi Chamber of Commerce and under the Rulers Court. तो जो आपकी क्रेडिबिलिटी है अवार्ड की या उसकी जो सिग्निफिकेंस है, दैट इज बाय द गवर्नमेंट. So they recognize your achievements. And they recommend as well at the same time. Oh yes, in their network, if you are winning the excellence award, हाँ, it automatically happens because once you are recognized by the government, and then of course you are given preference on certain government projects. yes. So because they recognize your I mean आपको it's not a secret, China State construction. They've done the whole development in that front. Yes. Yeah, or they have won 2 awards. Okay. And they got projects based on those. अच्छा, अभी तो चले हमने बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़ी बड़ी चीज़ें, अब मैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करता हूँ. ऑफ कोर्स दे कैन आल्सो गो फॉर दिस एक्सीलेंस अवार्ड. एक 50 लोगों की 100 लोगों की कंपनी है, तो वो किस तरह से इस मॉडल को अप्लाई करें सबसे आसान अल्फाज में, और इस मॉडल को अप्लाई करके क्या ड्यूरेशन होगा उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं फॉर द एक्सीलेंस अवार्ड, और कितना खर्चा होगा? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि वो किया कैसे जा सकते हैं. सिंपल सी एग्जाम्पल कि आपको फल अगर कल खाना है तो बीज आज लगाना है. तो ये मॉडल्स भी ऐसे हैं कि आपको जो मैंने 5 पहले अप्रोचेस बताई हैं, एरियाज जो बताए हैं, उनके अंदर आपको अप्रोचेस डेवलप करके डिप्लॉय करनी पड़ती हैं. यानी कि आपको एक आइडियोलॉजी बनानी पड़ती है, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, और उसके अगेंस्ट आप फिर अपनी पॉलिसी स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, अपने प्रोसेसेस को रिफाइन करते हैं कि वी रीच दैट पॉइंट ऑफ अचीविंग दैट रिजल्ट, और फिर अपना टाइमलाइन सेट करते हैं. अब कोई भी चीज़ ओवरनाइट तो हो नहीं सकती, और उसके लिए है कि द मिनिमम टाइम पीरियड दे रिक्वायर फॉर लेट्स से recognition, the real recognition, 3 years. 3 years. आपने अपनी ट्रेंड्स, अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ 3 साल तक रिफ्लेक्ट करनी है. अच्छा, अब 3 साल तक अगर रिजल्ट्स आपने देने हैं तो दैट मीन्स कि यू हैव टू स्टार्ट समवेयर. Yes. अब आई एम टेकिंग एग्जांपल नाउ 2022, an organization with 50 to 100 employees, minimum requirement about 50 employees. तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, और आप सिस्टम मॉडल अडॉप्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं. इसकी एप्लीकेशन जो है वो 3 से 6 महीने के दरमियान हो जाती है, द डे यू स्टार्ट, क्योंकि ऑटोमेटिकली वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, असेसमेंट, उनकी बेसिकली गैप एनालिसिस, और देखते हैं कि मॉडल की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मिसिंग हैं. इट्स नॉट दैट कि किसी के पास कुछ नहीं होता. पीपल डू रन बिजनेसेस, दे हैव दोज थिंग्स, बट देन अनफॉर्चुनेटली कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होता, कुछ जो है रिकॉर्डेड नहीं होता, कुछ अगर डेटा है तो प्रोसेस नहीं होता, रॉ डेटा है. तो उस चीज़ को हम पे देखते हैं कि कितनी ड्यूरेशन लगेगी. तो रफली within 3 to 6 months you can deploy the model. Okay. With setting those targets, those milestones and approaches and everything. अब जब आप, और हम लोग recommend क्या करते हैं कि जैसे ही आप adopt करते हो ना, तो एक छोटा सा सर्वे आप ऐसा 2-3 कस्टमर्स में, सोसाइटी के लिए, और जो आपकी HR है, पीपल मैनेजमेंट, उसका एक छोटा सा सर्वे डाल दें. उसमें आप वो डेटा सारा कैप्चर कर लें जो कि आपने अगले 5 साल में रिफ्लेक्ट करना है. Alright. तो उसकी आपको एज ऑन डेट स्टेटस मिल जाएगा कि इस वक्त आपका क्या लेवल क्या है, किस स्टेज पे हैं. एग्जैक्टली. अब जो बुरा है अच्छा है डजंट मैटर, आपको एक पॉइंट मिल गया डेटा,
यहाँ से आप अगले 6 महीने से 6 महीने जब आप डिप्लॉय करने के बाद आप सिस्टम ऑन बोर्ड हो जाता है, आप फिर कर लें, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, बेहतरी नज़र आएगी। इम्प्रूवमेंट है कुछ। 6 महीने के बाद कर लें। अच्छा, जब आपने ये 3 पॉइंट्स ले लिए तो 1 साल के अंदर 2 सर्वेज आपको मिल गए, 1 2, और उसके बाद फिर आप ईयरली कर लें। जब आप दूसरे साल का करेंगे ऑटोमेटिकली आपको क्लियर ट्रेंड नज़र आ जाएगा कि वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। अच्छा, होगा क्या कि अगर आप अप्लाई करना चाह भी रहे हैं दूसरे साल तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको अप्रिसिएशन मिल जाएगा कि यू हैव अडॉप्टेड द मॉडल एंड यू आर शोइंग ग्रोथ, दो यू हैव नॉट रीच दैट लेवल बट यू आर ऑन डायरेक्शन ऑफ इट। वो आपको अप्रिसिएशन अवार्ड, वो भी इट्स एज इक्वल एज एन अवार्ड, कोई उसमें कमी शमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका लेवल जो है वो एक स्टेप डाउन होता है। क्या आपने मॉडल अडॉप्ट किया है, उन चीज़ों पे काम किया है, उन पैरामीटर्स पे काम किया है, यू हैव क्वालिफाइड, और आपकी एफर्ट्स को सराहने के लिए वो एप्रिसिएशन अवार्ड। बिकॉज जो अवार्ड की रिकग्निशन है वो बेस्ड ऑन द स्कोर यू अचीव आउट ऑफ द 1000, तो उसके 3 लेवल्स हैं। there is a level where they have said about 350 plus 360 तक होता है कि जी आपने वो किया है जो अप्रिसिएशन है। 550 पे जाके आप सिक्योर करते हैं दी एक्चुअल अवार्ड, 700 प्लस पे आप करते हैं गोल्ड कैटेगरी। अच्छा, ये DQA बता रहा हूँ मैं, इस तरह स्कीया के भी 3-4 लेवल्स हैं, शारजा के भी इस तरह 3 लेवल्स हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, और हर अवार्ड की कैटेगरी और पॉइंट जो मॉडल सेम है, दो उनकी कैटेगराइजेशन ऑफ द स्कोरिंग इज आल्सो सेम, बस उन्होंने टाइटल दूसरे दे दिए। अच्छा, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी सेम, सब सेम, मॉडल सेम है, उसकी जो प्रिंसिपल्स है दे आर द सेम, जो 9 क्राइटेरियाज है वो भी सेम है, जो असेसमेंट का रेडार मॉडल है वो भी सेम है एग्जैक्टली, एंड दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द यूरोपियन मॉडल। ओके, एक कंपनी है जो कि जिसके ब्रांच ऑफिस अबू धाबी में भी है, दुबई में भी है, शारजा में भी है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो क्या एक ही टाइम पे इन तीनों अवार्ड्स के लिए भी अप्लाई कर सकती है? हाँ, उसका फ़ायदा ये है कि जब आप सिस्टम अडॉप्ट कर लेते हैं तो सिस्टम तो सेम है, मॉडल्स भी सेम है, बिल्कुल, क्राइटेरियाज भी सेम है, तो आप जो भी यहाँ पे अचीव कर रहे हैं सिमिलरली वो भी वहीं अचीव करेंगे। अच्छा, तो आपकी एप्लीकेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक ही साल तीनों अप्लाई कर लें या एक साल के बाद अप्लाई कर लें, या आप कहेंगे 2 महीने अब करने हैं, 1 महीने, आपने सिर्फ और सिर्फ उनकी जो रिक्वायरमेंट है सबमिशन की वो डॉक्यूमेंट डिफरेंट होगा, अदरवाइज उसमें भी क्राइटेरिया सेम है, आपने जो मटेरियल भेजना वो भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉनेटरी टर्म्स में जिस तरह से हमारी पहले डिस्कशन हुई थी, आपने बताया था कि 50 to 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने में जो सर्विस चार्जेस जो आप जो सर्विसेज देते हैं वो 300,000 to $500,000 के आसपास की जो अमाउंट है, इसमें मुझे बताएं कि इसका इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह से हम निकाल सकते हैं? हाँ, मैं एक चीज़ जो हम उसमें से भूल गए थे कि मार्केटिंग के जब हम डिस्कस कर रहे थे, yes. किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके 100 एम्प्लॉयज़ हों एंड दे आर रिकग्नाइज्ड एज अ गुड स्टैंडिंग कंपनी, गुड स्टैंडिंग मीन्स दे आर रनिंग इन प्रॉफिट, सो कोई भी कंपनी लॉस में रन नहीं करती, बिल्कुल, तो 2 years 3 years डाउन द लाइन एनीवे इन 5-6 years आप प्रॉफिट में आ जाते हैं, वो अलग बात है कि आपकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, आप प्रॉफिट को मेंटेन करें। अच्छा, अब आप अगर अपनी बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग यू डू इज स्टार्ट मार्केटिंग। बिल्कुल। अच्छा, जब आप मार्केटिंग करते हैं तो आपने अगर लोकली ग्रो करना है तो वो लोकल जो मीडिया एजेंसीज हैं या न्यूज़पेपर्स हैं या मार्केटिंग एजेंसीज हैं, अगर आप रीजन में करना है तो फिर देन यू गो रीजनल, और या लोकल एजेंसीज के रीजनल कॉन्टैक्ट्स है वहाँ पे आप करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर आप इंटरनेशनल करना चाहते हो तो दैन सिमिलरली इट गोज़ ऑन। आप अगर लोकल भी लें किसी भी एक कंपनी के लिए 2 साल की मार्केटिंग जो बजट है वो कितना होगा? इट डिपेंड्स कि मतलब कौन से वाले बिजनेस में, लेकिन बहुत ज़्यादा एवरेज 2 साल के लिए तो मतलब मिलियन से तो ज़्यादा ही होगा। $500,000 तो 1 ईयर का होता ही है। हाँ, तो मिलियन से ज़्यादा अगर इस लेवल की अगर कंपनी है कि 100 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। और अगर आप लेट्स से उसका आधा बजट एक सिस्टम या मॉडल के डिप्लॉयमेंट के ऊपर करते हैं, आपको बेनिफिट क्या? आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, ह्यूमन रिसोर्स इम्प्रूव हो रही है, कस्टमर रिटेंशन है, सोसाइटी में इम्पैक्ट पॉजिटिव है, बिजनेस रिजल्ट्स ग्रोथ में,
तो हर चीज़ अगर पॉजिटिव आपको मिल रही है हाफ द प्राइस में, और एट द एंड जब आप अवार्ड अचीव करते हैं और रिकग्निशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, क्राउन प्रिंस देते हैं या तो प्रिंस देते हैं, मतलब शेख मोहम्मद कोई साहब भी खुद दे, आप अगर लोकल मीडिया में फ्रंट पेज पे आपकी तस्वीर आती है, वो एक्चुअली ओके, उसमें होता ही है कि there are highest winner comes on the front page and then you have got all of them in the subsequent pages, या नीचे जो हाफ पेज है उसके अंदर और क्या चाहिए आपको. लोकल मीडिया in Arabic and English they cover you plus TV, local channels, हाँ, English and Arabic both. जैसे फॉर एग्जांपल DQ है, वो कवर करेगा, एटलीस्ट द सेरेमनी दे विल कवर. और आपको उसके फ़ौरन बाद जो पोटेंशियल बिजनेस है वो भी आप देखें कि इसको डिप्लॉयमेंट तो कर दिया आपने, उसके बाद जो पोटेंशियल बिजनेस जो रिकग्निशन के बाद लोग जानना शुरू हो गए आपको, और इवन के गवर्नमेंट की तरफ से रिकग्निशन के बाद रिकमेंडेशन जो स्टार्ट हो गई कि ठीक है यार ये. अच्छा, इसका एक और एस्पेक्ट है कि सेरेमनी होती है, प्रॉपर सेरेमनी होती है जिसमें आपको अवार्ड दिया जाता है, एंड जिसमें होता ये है कि जो जितने पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो सब होते हैं. अब उसमें आपके बिजनेस कनेक्शंस, नेटवर्किंग अलग होती है. यू सिट विद दोज पीपल इन द बिजनेस, इन द बिजनेस वेयर यू नीड टू बी सिटिंग. ठीक है ना, तो वो अलग है. और उसके अलावा फिर आप खुद उसको जो आप उसको सिंपल, अगर आप खुद प्रोजेक्ट करना शुरू करें, आपने आधा बजट बचाया हुआ था ना, वो आधा बजट अब इसको प्रमोट करने में लगाएंगे तो आपकी रिकग्निशन 3 टाइम्स नहीं हो जाएगी. सिर्फ अपनी कंपनी के नाम को प्रमोट करने में या एक अचीवमेंट को वो प्रमोट करने में कितना फ़र्क है. बहुत बड़ा फ़र्क है. आपकी कंपनी लीन हो रही है, आपका स्टाफ जो है वो लॉयल है आपके साथ, जो कस्टमर्स हैं वो लॉयल हैं आपके साथ. बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पे काम हो रहा होता है, कस्टमर हैप्पीनेस पे काम ऑन द लॉन्ग रन. और दूसरी बात यह है कि व्हेन वी आर वर्किंग ऑन सस्टेनेबिलिटी इज अनदर की एस्पेक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट. यू आर नॉट वर्किंग इन फॉर नेक्स्ट 5 years और 3 years, यू आर वर्किंग फॉर नेक्स्ट 25 years. देखिए, एक आई हैव गॉट अ वेरी गुड एग्जांपल. Dubai had set a plan until they had this Burj Khalifa. Immediately after that, they said we'll have a plan of 2050. When they reached 50 years of celebration, His Highness Sheikh Mohammed gave them the next 50 years. Yes. You know why? Because the Dubai government is the only government which has set its own model of excellence in governance. They have their own model. Based on these excellence models, they have crafted and designed for the government excellence. That is the reason they have the best 5 departments in the government and the least 5 performing departments. You must have heard in the newspaper. Diva and Dubai Police. हाँ, इनको तो आप, वो मैं मिनिस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ. मिनिस्ट्रीज. अच्छा, इनका तो खैर आप वैसे ही कंपैरिजन नहीं कर सकते. उसकी वजह ये देवा, Dubai Customs, Dubai Police, Dubai Police, municipality is coming, let's say, following them, but Customs, Deva, Dubai Police, they have adopted already the EFQM 2020 model, and they have been recognized in the highest of the categories in the world. They are recognized by EFQM Brussels. Okay. इन्होंने वो मॉडल अडॉप्ट कर लिया है और अचीव कर लिया है. बाकी तो भी सोच रहे हैं. तो मतलब एज पाकिस्तानी और यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ना अभी उनकी सोच ये है कि बस पैसा, सर्वाइवल मोड और ठीक है प्रॉफिट बना लें. अभी वो उस लेवल पे नहीं सोच रहे जो लेवल पे उनको सोचना चाहिए. और जो वेकअप कॉल आज इस पॉडकास्ट के बाद जो उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए. हमें एक्सपोजर नहीं है बाहर. हमें एक्सपोजर ये नहीं है कि हमने अपने अलावा किसी और के साथ कम्पीट करके बेंचमार्क करना है. ये डायरेक्शन किसने दी? आज से पहले मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं पर पाकिस्तान से बाहर कहीं पर इस तरह के टॉपिक्स पे डिस्कशन मैंने देखी नहीं, कहीं पर भी नहीं देखी. तो जब सोच कब आती है? जब कहीं ना कहीं से क्लू तो मिलेगा ना. जब डायरेक्शन ही नहीं दिखाई जाएगी तो फिर वो सोच ही नहीं आएगी, और जब सोच नहीं आएगी तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी. तो आज इस पॉडकास्ट के थ्रू हम एक मैसेज देना चाहते हैं उन अपने बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को कि
अब आप इस लेवल पे ले जाके सोचें चीज़ों को कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बेटरमेंट के बारे में सोचें, आपके कस्टमर लॉयल्टी के बारे में सोचें, अपनी ब्रांड पोजिशनिंग के बारे में सोचें, ब्रांड इमेज के बारे में सोचें. सारी चीज़ें, मनी विल फॉलो दीज थिंग्स. आप अल्टीमेटली पैसा तो आएगा ही आएगा. बिल्कुल ऐसे ही. वो कोई इट्स समथिंग विच इज काइंड ऑफ अ मैंडेटरी, और वो बाय प्रोडक्ट है. मनी इज द बाय प्रोडक्ट. मनी इज द बाय प्रोडक्ट. आपके गोल ही अलग सेट हो गए. ऐसे ही अभी गोल क्या सेट हुआ है कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए. अब वो एम्प्लॉय की गत बना के उससे एक्स्ट्रा काम लेकर उससे लेट सेटिंग करवा के करें उनको कुछ चीज़ से. लेकिन ये जब ये मॉडल आप अडॉप्ट करते हैं तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं, आपके सोचने का तरीका ही बदल जाता है. मैं आपको आई जस्ट हैड अ सेशन ऑन September 7th at with one of the organizations. I mean, they are a networking organization. तो वहाँ पे कुछ ambassadors वगैरह भी आए हुए थे. And I was like, okay, ये तो मेरे audience ही नहीं बनते. मेरा काम local है basically. तो या businessmen हैं, या business structures हैं, business houses हैं, corporations हैं. तो one of the ambassadors sitting there, he approached me. He says, I love the model you have presented for the service excellence. Now we are an embassy. We are serving our people here. I would want to adopt that. Embassy. Very nice. He says we have our protocols from the Ministry of Foreign Affairs, but I feel there is a lot we can. वो मैं confidentiality purpose के लिए नहीं बता सकता. But he said we have those protocols, but then I feel that we can do much more. ऑलरेडी उनका सर्विस का मेयार होगा यकीनन बहुत अच्छा. मैं उनकी एम्बेसी देख के आऊँ, दिल करता है वहाँ पे रहने का. अच्छा. आप हमारी की बात करें तो जाने का दिल नहीं करता. तो अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई एम सेइंग इज कि दिस इज हाउ पीपल थिंक. दैट्स वेयर यू वर सेइंग द अप्रोच इज नहीं, वो नहीं है. और हमारा माइंडसेट नहीं है. हमारा माइंडसेट नहीं है. हम वो उस डायरेक्शन में जब सोचे ना शुरू करेंगे तो फिर जाएंगे. अभी तो सोचना ही शुरू नहीं किया उस डायरेक्शन. I already had a meeting with them last week, and then he was, yes, I want to do it, and let's see how we can do it. So ये वो है कि it has, देखें again मैं बात वही फिर करता हूँ कि individually ये leadership की बात होती है. अब he is a leader of the embassy or the house here. वो ये नहीं सोच रहा कि बाकी एम्बेसीज क्या करती होंगी, या मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वो कहता मैं उनसे बात करूंगा बाद में. बट देन आई नो आई कैन डू इट हियर. सो इफ आई कैन बेंचमार्क दिस कैन गो बैक फॉर द अदर्स. यस, रेप्लिकेट होता है ना मॉडल्स. विद इन द स्कोप ऑफ हिज लीडरशिप ही वांट्स टू इम्प्लीमेंट. तो ये और अच्छा चलें, मैं इतना बता सकता हूँ कि उनकी एम्बेसी के अंदर 12 से ज़्यादा स्टाफ नहीं है. 12 से ज़्यादा स्टाफ नहीं है, और वो केटर करते हैं पूरे UAE एंड मिडल ईस्ट एक्चुअली. तो पूरे मिडल ईस्ट में वो एक ही सेंटर है. अच्छा, कॉन्सुलेट एक ही है. हाँ, और उनका ये है जी कि वी वांट टू बी द बेस्ट. ही इज़ इंस्पायर्ड बाय द लीडर ऑफ दुबई कि ही वांट्स टू बी द बेस्ट. आई वांट माय एम्बेसी टू बी बेस्ट अमंग ऑल द एम्बेसीज of his country. Let's say he's not comparing others. So it's like, let's say within the scope, limited scope, he wants to be the best. And then if this can be benchmarked here, then it can go across the globe wherever our embassies are. So probably we'll recommend this to the Ministry of Foreign Affairs back home. Let them adopt this if they are, but then we have to show them the results first. Yes. Adopt, show, reflect, get recognized, benchmark. और in business excellence models के अंदर this is one of the criteria. They basically inspire you to benchmark yourself wherever you feel fit. You want to benchmark locally मोहल्ले में, you want to benchmark within the city, you want to benchmark within the country, you want to benchmark within the region, you want to benchmark within the greater, let's say, region, yeah, globally, yeah, worldwide. अब when we were doing some work with I'm talking 7 years back. I mentioned DP World earlier. We were just reviewing their HR department because it was focused on the HR award. Okay. Or they won the gold category. Okay. Progression level, एक forklift operator
reaches the board of directors. Progression level मैं बता रहा हूँ कि एक एम्प्लॉई का within 18 years of his career from a forklift operator, his talent was observed, supervisor, in charge, department. उसको टाइम भी दिया And- गया होगा उनको हाँ, कि भाई आप हाँ। प्रोग्रेस करें आप Not only the time, he was given education, mentoring, coaching, guidance. वो एक और उनका था प्रोग्राम where they used to groom the talent, जो उसकी एबिलिटी थी, क्योंकि he had that supervisory skills. So from there they picked him. 18 years he reached up to the board of directors. So बहुत बड़ी बात ये ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है. दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर शुड बी जिस पे हम काम ही नहीं कर रहे और अभी यकीन करें कि हम लोग तो- वेरी सॉरी टू से लेकिन हमारी जो सोच है ना वो बिल्कुल अलग है. हमारी सोच है कि अगर एक बंदा यहाँ पर है, हमने बुलाया हुआ है उसको, हमने वीज़ा दिया हुआ है, वो काम कर रहा है, अगर वो कहीं और जाकर कोई नई स्किल सीखने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि हम उसको मना कर देते हैं, बोलते हैं कि आइंदा तुमने नहीं जाना है, क्योंकि हमें लगता है कि हम लूज़ कर देंगे उस एम्प्लॉय को. तो ये देखिए कितना सोच का कितना बड़ा डिफरेंस है जो आप बता रहे हैं और जो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, वेरी सिमिलर टू व्हाट यू हैव सेड. हम लोग कभी भी जो टैलेंट है या रिसोर्स है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हायर नहीं करते. अच्छा. हम लोग अक्सर किसी के रिकमेंडेशन में किसी को रख लेते हैं. अच्छा यार चलो इधर एडजस्ट हो जाएगा, मैं एडमिन में डाल दूंगा, मैं परचेजिंग में डाल दूंगा, मैं अकाउंट उसका में डाल टैलेंट दूंगा, कुछ भी हो, मैं उधर हम भी डाल उसने दूंगा, करना वही मैं जो स्टोर्स बता में रहे डाल दूंगा. अब उसको मैंने वो जॉब ढूंढ रहा है, मैंने उसको जॉब दे दी. अच्छा मैंने उसकी क्वालिफिकेशन भी ठीक है देखी, वो CV वगैरह पढ़ा, BA किया, ये किया, वो मैंने ठीक है, डिप्लोमा किया. अच्छा चलो अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, ये है कर सकते हो तो आ जाओ. अच्छा वो भी क्या, उसको जॉब की ज़रूरत है, वो आ जाता है. अब वो 1 साल लगाता है, 2 साल लगाता है. अच्छा अगर तो उसके अंदर कोई अपनी इनर इंस्टिंक्ट है तो वो कहीं हाथ पैर मारेगा ऑर्गेनाइजेशन उसी के अंदर और कुछ रास्ता किसी वास्ता और बनाएगा, department कुछ में, सीखेगा, हाँ. कुछ Yes. सिखाएगा, कुछ करेगा या ग्रो कर जाएगा, या उसको कोई ऑब्जर्व कर लेगा. नहीं तो 5-6 साल तो वो उसी में लगा रहेगा कि मैंने अभी कमाना है, मैंने पीछे घर में चलाना है, मैंने बहनों की शादी करनी है, मैंने माँ बाप को सपोर्ट करना है, मेरे भाई पढ़ रहे हैं, ये सारे. उसके 6-7 साल तो इसमें लगने, फिर उसकी शादी हुई थी. जब उसकी शादी हुई तो फिर अपना घर चलना है. 15 से 20 साल कैरियर के उसके इसी जॉब में लग जाते हैं. अब उसकी वहाँ पे ग्रोथ क्या है, हर साल 200, 300, 500, और फिर जैसे जैसे उसकी प्रोग्रेशन होती है पीछे घर में, वैसे उसको हो सकता है चलो इंक्रीमेंट भी मिल जाता है. हमारे कैरियर्स इस तरह ख़राब होते हैं, टैलेंट हम लूज कर रहे हैं. एग्जैक्टली. वेस्ट कर रहे हैं. एक तरीका ये. दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि हम लोग खुद वो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है, कैरियर प्रोग्रेशन डेवलपमेंट प्लान नहीं है. प्लान्स नहीं है, बिल्कुल नहीं. हमें इसी पे कौन काम कर रहा है, अच्छा, मुझे बताएं कोई इदारा उसमें बताएं. अनफॉर्चुनेटली आई वुड ब्लेम द एजुकेशनल सिस्टम एज वेल. अनफॉर्चुनेटली आई मीन मैं खुद उसमें से गुजरा हूँ, बट फॉर्चुनेटली मेरे साथ हुआ ये था कि मैंने जैसे ही FSC की, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू एन इंस्टीट्यूशन व्हिच वाज आउटसाइड पाकिस्तान. हालांकि मैं छुट्टियां गुजारने गया था, वहाँ पे इत्तेफाक से एडमिशन हो गया और मुझे पसंद आया सिस्टम, तो मैं वहाँ पे रुक गया. अच्छा मैं वापस मुड़ के देखा ही नहीं कि मैंने अब वापस आना है. मैंने अच्छा उस वक्त मेरी जो कहते हैं ना वो क्वालिफिकेशन, मेरे जो मार्क्स थे उस हिसाब से मुझे मैकेनिकल में एडमिशन मेरा हो जाता. 2-3 यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में मुझे जो सबमिशन वगैरह की हुई थी, मैकेनिकल में आराम से हो जाना था. लेकिन चूँकि मैं वहाँ पे इंडल्ज हो गया और वो मुझे मिल गई फील्ड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की, जिसमें बिजनेस एलिमेंट भी था, इकोनॉमिक्स वगैरह थोड़ा सा, और साथ में कंप्यूटर की नॉट द हार्ड कोर बट देन ओके क्या होना चाहिए. अच्छा क्योंकि वो उसमें एनालिटिक स्किल्स आपकी कंप्यूटर साइड से आती हैं, डेवलपमेंट वगैरह, और प्रोग्रामिंग में भी हमें उन्होंने कुछ सिखाया गया जी आपने मॉड्यूल्स कैसे बनाने हैं, उनको आपस में इंटीग्रेट कैसे करना है. तो वहाँ से मेरा जो पाथ था वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया टूवर्ड्स फॉर्मल एजुकेशन, बिजनेस से रिलेटेड. अच्छा तो उसके बाद फिर मैंने अपना बैचलर्स भी कंप्लीट किया, वो डिप्लोमा हायर डिप्लोमा किया, फिर मैंने बैचलर्स किया. बैचलर्स करने के बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई यहाँ पे आने की. विद इन 6 months ऑफ माई जॉब इन पाकिस्तान मुझे वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे आने की. अच्छा उस बंदे ने जिसने हायर किया था उसने इसी मकसद से हायर किया था कि हम लोग ये जो डेवलप करते हैं प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस,
उस वक्त ISO की टर्म बड़ी मशहूर थी एंड ISO वाज लाइक द पीक, एवरीबॉडी वांटेड टू हैव द ISO। क्यों? कि वो एक रिकग्निशन बन गया हुआ था। बाद में वो फिर इतना अनफॉर्चुनेटली कॉमन हुआ बेटा, और अब ये है कि वो एक सिर्फ पेपर के अलावा और किसी कोई वर्जिनेस नहीं, उसकी वर्जिनेस है ही नहीं कोई और, क्योंकि लोग सिस्टम इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। उनको पेपर मिल जाता है, वो पेपर लगा देते हैं, क्वालिफाई करते हैं और काम सर्टिफिकेट बना के दीवार पे लगा देते हैं। बाहर तो दीवार पे भी नहीं लगाते। हाँ, ये को दीवार पे लगा के भी फायदा नहीं है। ट्रू ट्रू। बहरहाल तो अच्छा, वो जब मैं वो बना रहा था ना, तो वहाँ पे फिर मुझे एक्सपोजर मिला। एक मैंने कंपनी की ओमान में, एक मैंने कंपनी की अबू धाबी में, जब उनके सिस्टम्स मैंने डेवलप किए, और वो टोटली डिफरेंट थी, लेकिन वो दोनों का जो डिसिप्लिन था या जो कैटेगराइजेशन थी वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थी। तो मुझे एक वो वहाँ से नया एक्सपोजर मिला। जब वो मैंने किया तो मुझे समझ में आया कि यार हम लोग तो सिर्फ वो इतने 25-25, 30-30 फॉर्म बना के पूरा सिस्टम पाकिस्तान में जो करते हैं, यहाँ पे तो वो इतना वो डॉक्यूमेंटेशन वाला चक्कर ही नहीं है कि वो वहाँ पे हवा बनाया हुआ जी ISO करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाएगी, लोग परेशान हो जाते थे। यहाँ पे उन्होंने 25-30 पेजेस का एक मैनुअल बनाया, उस मैनुअल के अंदर ही सारा उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया, और बाकी एक एक पेज के 2-2 पेज के फ्लो चार्ट्स बनाए जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल, रीडेबल, हर किसी को समझ में आने वाली बात, और वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ऑटोमेशन, पाकिस्तान में हर चीज़ आपको रिकॉर्ड करनी पड़ती है पेपर पे। yes. यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम्स बने हुए थे, वो सॉफ्टवेयर थे, ERPs थे, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था। कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करना आसान है। आप उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लें, आप इसको किसी मिनी टैब में कन्वर्ट कर लें, किसी और सॉफ्टवेयर में करके आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और ग्राफ्स वगैरह आराम से ईजीली बन जाते हैं। तो वहाँ से मुझे एक्सपोजर बढ़ा। बढ़ने के बाद फिर हुआ ये कि मुझे इंटरेस्ट हुआ प्रोसेस मैनेजमेंट में, कि प्रोसेसेस को इम्प्रूव कैसे किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए पहले आपको मेजर करना पड़ता है, मेजर करने के लिए डेटा रिकॉर्ड करना पड़ता है, डेटा रिकॉर्ड करने के लिए आपको KPI सेट करने पड़ते हैं, KPI सेट करने के लिए पीछे कोई प्रोसेस स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हाँ ये हम करेंगे, उसमें से हम ये इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम लोगों ने सारे वो टूल्स किए जो लीन है, सिक्स सिग्मा है, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टेटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह किए, कि प्रोग्राम से वो किए, मिनी टैब मैंने किया, मैंने और क्या मैंने किया, हाँ सर्टिफाइड प्रोसेस प्रोफेशनल्स का एक कोर्स था, इंटेंसिव कोर्स था 6 दिन का अबू धाबी में। उसने तो वो हमारे पंजाबी में कहते हैं नक्सीरें निकलवाना पूरी तरह। हम उसका ये था कि हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम घुसते हैं ना, हमारे पाँव रखते हमें समझ में आ जानी चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रेशन है कि नहीं। अच्छा, एक नज़र से पता लग जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रेशन है कि नहीं। अब एक असूल जो कि TQM की टर्म है और वो बिजनेस एक्सीलेंस से रिलेटेड है, वो ये है कि सिंपल टर्म्स में लोग ये कहते हैं जी कि फ्रॉम द टॉप मोस्ट टू द लोएस्ट मोस्ट एम्प्लॉई एंड द लीडरशिप, दे वर्क सेम एट द सेम लेवल, यानी कंट्रीब्यूशन उनकी जो ग्रोथ में है ऑर्गेनाइजेशन इट्स इक्वल सेम। ठीक है ना। तो वो यही है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के गेट के अंदर आते हैं, तो अगर उसके फ्लोर में आपको कचरा नज़र आ रहा है या कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी है रिसेप्शन पे है या डोर की एंट्रेंस पे है, तो वही आपको रिफ्लेक्ट कर देती है कि व्हाट काइंड ऑफ कंसर्न्स दे हैव टुवर्ड्स द अप्रोच ऑफ कस्टमर, क्योंकि वहाँ से तो कस्टमर ही आएगा ना। जाहिर सी बात है, इतने द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन विच वॉक्स थ्रू योर डोर इज योर कस्टमर, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ कोर्स। और जाहिर सी बात है, इतने एक्सपीरियंस के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, उसके बाद फिर यही है कि फिर एक्सपीरियंस से बंदा समझ जाता है कि जैसे मैं बिज़नेस कंसल्टेंसी जब करता हूँ तो कोई रेस्टोरेंटर मेरे सामने बैठा होता है, तो 2 घंटे वो मैं उससे सिर्फ बात करता हूँ, मैं उसका रेस्टोरेंट देखता भी नहीं हूँ, उसके बावजूद मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे रेस्टोरेंट्स में ये 4 प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारा रेस्टोरेंट जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। तो वो क्या है, वो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की वजह से जो है ना, आपका तो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपोजर है, तो उससे आपको आइडिया हो जाता होगा। जनरली लीडरशिप इटसेल्फ डिफाइंस एवरीथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट रिफ्लेक्ट्स। आपने बुलाया ना जी, पता लग जाता है 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, इनको ठीक कर लो। बहुत अक्सर केसेस में हमें भी ऐसे अंदाज़ा होता है कि जो प्रॉब्लम्स है ना वो ऊपर से ही शुरू होती है, हाँ, और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो रही होती है नीचे। तो सब में फॉलो करना है, फॉलो करना है, बिल्कुल। तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन आप देंगे वो फॉलो करेंगे। अब आप इंस्ट्रक्शन क्या सोच के देते हैं, वो वहीं से फिर वो
एक आपने सवाल किया था जी कि अगर इस लाइन में या कैरियर में तो दो चीज़ें, जब भी आप किसी भी ऐसी डिसिप्लिन में या कैरियर में हैं जहाँ पे आपने चीज़ों को इम्प्रूव करना है या उनको बेहतर करना है, एक्सेलेंस की तरफ लेके जाना है, तो आपके लिए एनालिटिकल स्किल होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ है तो गलत किस्म का एस्पेक्ट बट एन क्रिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू हैव दैट क्रिटिकल माइंडसेट। मतलब देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो कभी भी आप किसी चीज को परफेक्ट नहीं कह सकते। देयर इज नथिंग परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो वो रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली यस, तो क्रिटिक्स तो होना ही चाहिए फिर। वो जब तक आप देखें, जब तक आप किसी भी चीज़ को नेकेड आई से नहीं देखेंगे, आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। ट्रू। तो आपने कभी वो परफ्यूम्स वगैरह की शॉप में गए, आप एक टेस्ट करते हैं, 2 टेस्ट करते हैं, 3 टेस्ट करते हैं, तो करने के बाद बाज़ औक़ात आपको वो कॉफ़ी बीन्स देते हैं। क्यों? ताकि आप न्यूट्रलाइज हो जाए। तो जब भी आपने किसी चीज़ को इम्प्रूव करना है, आपने अपने माइंडसेट को पहले न्यूट्रलाइज करना है। यस। तभी तो आपको फील आएगी या पता लगेगा या वो क्रिटिकल आए आपकी, वो अडॉप्ट करेगी या पिक करेगी वो। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीईओ से मिल के जब जाऊँ कि यार मेरा सप्लाई चेन का डिपार्टमेंट तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तो आपका एक परसेप्शन बन गया है कि ठीक है, मुझे तो इन 3 डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा काम है, ये तो ये बता रहा है सीईओ से, वो तो बहुत खुश है वहाँ के मैनेजर से ही। लेकिन बाद में जब आप एनालाइज करते हैं न्यूट्रली, तो आपको पता चलता है सबसे ज़्यादा काम ही उधर था। मैं समझ गया आपकी बात। पीआईडी एंटरप्रेन्योर्स को क्या मैसेज देंगे इस बिजनेस एक्सीलेंस के हवाले से कि वो किस तरह से इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, आप किस तरह से सर्विसेज उनको दे सकते हैं, और क्या विजन देना चाहेंगे, मैसेज दें आप कंक्लूड करने के लिए? मैं आपको कोट करता हूँ डेंजल वॉशिंगटन को। मुझे नहीं अब याद कि कब उसने ये अवार्ड जीता था। ही वॉज वन ऑफ द अवार्ड सेरेमनीज, ही गिव हिज स्पीच। तो उसका एक मैसेज ये था कि नंबर 1, यू विल नेवर स्टार्ट विदाउट कमिटमेंट। So you have to have the commitment, no matter how small or how big. Second, you will never complete without consistency. Yes. So once you start, you have to be consistent. Commitment to start, consistency to complete. अच्छा, उसमें growth marginal भी हो सकती है, exponential भी हो सकती है, over a short period हो सकती है, long period हो सकती है, depending on sometimes your efforts, sometimes circumstances. हम लोग जिस चीज़ को लक बोलते हैं वो सर्कमस्टेंसेस हैं। दे फिट इनटू योर लेट्स से प्लान एंड देन यू कीप प्रोग्रेसिंग एज यू प्लान्ड। अगर कोई भी सर्कमस्टेंस ऐसा है जो कि आपके प्लान में फिट नहीं होता, तो हम कहते हैं ये बेसिकली डिविएशन है या वो फेलियर है। वो फेलियर नहीं है, दैट्स अ लर्निंग। अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि यू कंप्लीट दैट स्टेज। वंस यू हैव रीच्ड, यू हैव टू सेट द न्यू टारगेट। अच्छा, फिर उसके बाद इस मैसेज में वो एक और चीज़ कहता है कि इट्स नेवर ईजी। इफ इट वाज ईजी, नोबडी वुड रीच एक्सेलेंस। एक्सेलेंस इज नेवर ईजी, सो इट्स नॉट ईजी। और फिर वो ये कहता है कि उसका एक और मैसेज ये था कि इफ़ यू फॉल 7 times, गेट अप 8। एंड उसकी फाइनल जो स्टेटमेंट है, ईज इज़ अ ग्रेटर थ्रेट to progress than hardship. Ease is a greater threat to progress than hardship. True. एक comfort zone है ease. You have to become. तो आप no matter आप कितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, no matter आप कितने बड़े ग्रो कर चुके हैं अभी, there is always room. अच्छा, जो छोटे हैं, there is ample time for you to start. मैं एक जगह कीनोट दे रहा था, तो it was all about स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, एंटरप्रेन्योरल कैरियर के ऊपर। तो मुझे किसी ने सवाल किया, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस? तो मैंने उससे पूछा, व्हेन डिड यू थिंक ऑफ स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस? तो उसने कहा, आई हैड एन आइडिया अबाउट 5 years बैक। आई सेड, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट 5 years. ट्रू। जब आपके जहन में कोई बात आए, आइडिया कंसीव होता है, दैट इज द राइट टाइम। दैट इटसेल्फ इज द टाइम फॉर यू टू गेट अप एंड स्टार्ट। वो अक्सर आपने वो लेटर देखी होगी कि इट्स टू डिफिकल्ट, somebody says okay, I still can't do it, somebody says I have done enough, and then he says okay, I have reached here, I think this is enough, and then somebody at the top says I have done it. So it's up to you, what perception do you have about yourself?
और जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तभी आप सक्सीड करेंगे, दूसरे के कॉन्फिडेंस से आप कुछ नहीं करेंगे. अब अभी आई एम टॉकिंग, आई एम गिविंग इंफॉर्मेशन, probably somebody will get inspired and बहुत से लोग ऐसे होंगे, अच्छा यार it's just another podcast, ना they will definitely think ठीक है ना, ठीक है एक और podcast वो तो फिर वहीं पर रहेंगे. and that attitude will give somebody else room to start and succeed. आप यहीं पे रहेंगे. रेस है ना, मेरे फादर कहते हैं कि रेस चल रही है शारिक, तुम्हें चलना नहीं है दौड़ना है. वो मेरे फादर क्या कहा करते हैं अक्सर. तो जब तक आप दौड़ना नहीं शुरू करेंगे ना आप भूल जाएं, क्योंकि लोग बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं और आप चल भी नहीं रहे, रेंग रहे हैं. तो फिर आपके अंदर एक वो होना चाहिए, वो बोलते हैं उसको जेस्ट और ज़ील होनी चाहिए वो बेसिकली. मैं अपनी और शायद किसी की इतनी कॉन्फिडेंस और वो उसके साथ बात नहीं कर सकता. मैंने अपना करियर शुरू किया था 96-97 में और ग्रेजुएशन के बाद. तो it's not that I didn't want to do a job or I didn't do any jobs. I did all kinds of jobs. I have worked with a very small organization with a big position. I've worked with a multinational with a very small position and then grown in that organization. और मैंने और जॉब्स भी की हैं. मैंने दरमियान में पहले भी एक दफ़ा कंसल्टेंसी की असाइनमेंट ली थी और कहने का मकसद यह है कि वो सारा एक्सपीरियंस था. लेकिन बैक इन माई माइंड when I graduated, I knew that I have to be independent. There will be a time in my life that I have to be an independent, no matter what I do. अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों को अपनी लाइफ का पर्पस ही नहीं पता होगा. कुछ लोगों को अपनी लाइफ के अंदर जो पैशन है वो अंदर ही रखते, बाहर नहीं लाते. तो पर्पस एंड पैशन ऑफ योर लाइफ ड्राइव्स यू टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स एक्सीलेंस. तो at the age of 42-43, I had done an exercise which is called Ikigai. That Ikigai tells you what is your purpose of life. Basically there are 8 different dimensions. So वो एक अलग topic किसी और से पूछेंगे. लेकिन from there I realized, oh, this is what I want to do. और believe me, I had already quit my job on my own. I quit my job, multinational. रीजन के 13 कंट्रीज में आई यूज टू हैंडल ऑपरेशंस फॉर दैट स्पेसिफिक एरिया. और मैंने छोड़ दी. क्यों? टू बी इंडिपेंडेंट. फिर मैंने वो रास्ते तलाश किए. मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप में भी काम किया बिकॉज आई डिडंट. देन अगेन उसमें ये था कि मैं किसी का, कोई मेरा बॉस नहीं है, मैं किसी का बॉस नहीं हूँ. वी आर वर्किंग टुगेदर. अच्छा, फिर टाइम आया, अपॉर्चुनिटी मिली. आई just open the door. अपना ब्रांड, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट, कोई किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है. मैं आप बहुत से लोग इसको शायद गलत तरफ ले लें. मैं कस्टमर चूज़ करता हूँ, मैंने किसके साथ काम करना है. ऑलराइट, मतलब कि इट्स समथिंग विच इज़ नीश. हर कोई, मैं ये नहीं कर रहा कि ना करे, करनी हर किसी को चाहिए. हम अच्छा, कम्युनिटी में मैं सपोर्ट भी करता हूँ. ये नहीं कि मैं हर किसी के पास वो कमर्शियल एस्पेक्ट ऐसा नहीं. कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको हेल्प चाहिए, जेन्युइन हेल्प चाहिए, उनको जेन्युइन हेल्प दी जाती है. लेकिन जब मैंने कमर्शियली काम करना, मैं चूज़ करता हूँ कि ये लीडरशिप है जिसके साथ काम किया जा सकता है. एक वक्त था जब मैंने शुरू किया था मैं सबके साथ करता था, हर कोई आया किया. पिछले के 2 साल से, जब स्पेशली ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर, अब मैंने वो, हाँ, क्यों कि अनफॉर्चुनेटली बाज़ लीडरशिप ऐसी होती है जिनके अपने एजेंडाज होते हैं. अब वो एजेंडाज इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉइज़ के ऊपर. तो वो एक्सीलेंस नहीं है. वो एक्सीलेंस नहीं है. तो व्हेन यू हैव अ ड्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, अब मुझे फिर वो ये मैंने देखा कि हाँ, शुरू में जैसे ही वो बात करते हैं तो पता लग गया था कि व्हाट इज़ देयर पर्पस. और अगर वो पर्पस में कहीं भी ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र आ जाए जो कि फॉर अ ग्रेटर गुड, इट्स नॉट वर्थ रीज़न कि उसमें फिर मेरी अपनी रेपुटेशन, which is very much important. यही डिफरेंस है. मार्केट के अंदर रहनी चाहिए. हाँ, यही डिफरेंस है. जो हमारे लॉयर्स होते हैं, दे हैव टू विन द केस. वो गलत के लिए भी खड़े होते हैं, वो सही के लिए भी खड़े होते हैं. वो जहाँ गलत के लिए खड़े हैं उन्होंने इसको सही प्रूव करना, चाहे वो गलत है या सही है. True. अब ये वो डिफरेंस है जो मेरे बेसिकली प्रोफेशन में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं गलत वाले के साथ नहीं,
मैं हमेशा उसको सपोर्ट करूँगा या उसको ग्रो करवाऊँगा या करूँगा कि जिसका पीछे पर्पस जो है टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द ग्रेटर गुड, सोसाइटी, एम्प्लॉईज़, कस्टमर्स। और अगर सिर्फ पैसा ही कमाना है और अपने एजेंडा को इन्फोर्स करना है तो फिर दिस इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म। फिर वो बहुत से और काम हो रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। तो दैट्स समथिंग विच इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द वैल्यूज़, ethical values, and every business should have those as well. That matters a lot. आपको एक अज़रा है गुफ्तगू, सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन बता दूँ। जापानीज़ कंपनीज, they are the oldest in the history of the world. Some of them are the oldest. और जापानीज़ कंपनीज का एक असूल ये है कि the very first day they set their values. This should be. And they remain. They keep that value. Those values are the let's say the बुनियाद जिसको आप बोलते हैं, फाउंडेशन। यहाँ तो मिशन विजन सेट नहीं होता, मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ तो मिशन विजन सेट नहीं हुआ होता, उनको विजन है ही नहीं। विजन कि भाई ये क्या, किस मकसद से हमने ये कंपनी क्रिएट की और क्या विजन है। आप पूछें अब 2025 में आप कहाँ देखना चाहते हैं अपनी कंपनी, जवाब नहीं आता एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये अलमी, तो यही रीज़न है। तो वी आर हियर टू सपोर्ट। आई एम वेरी मच ओपन। अगर आप लेट्स से देखें, जहाँ तक बात है कम्युनिटी को सर्व करने की, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। बट देन व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल दिस थिंग, तो वो फिर एक हम करते क्या है कि हम एक गैप एनालिसिस करते हैं, जिसको हम मॉक असेसमेंट भी बोलते हैं। तो वी असेस देम अगेंस्ट द क्राइटेरिया दे चूज, बिकॉज कुछ तो है जी स्टैंडर्ड मॉडल है, जैसे QA है, स्किया है, शारजा का एक्सेलेंस का जो मॉडल है वो है। और कुछ दूसरे जो सप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री नहीं कहना चाहिए, लेकिन यह कि लेट्स से रिलेटेड सेकेंडरी अवार्ड्स है। CSR का है, सर्विस एक्सेलेंस है, तकदीर है, ये छोटे ऐसे अवार्ड्स हैं, एमरेटाइजेशन है। ये ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि प्रॉब्ली नॉट द होल ऑर्गेनाइजेशन बट फोकस टुवर्ड्स, जैसे तकदीर है वो ब्लू कॉलर के ऊपर है, एमरेटाइजेशन क्या HR के ऊपर है, और सर्विस एक्सेलेंस जो है वो रिटेल इंडस्ट्री के जो प्रोसेसेस है, जो सर्विसेज का है उसके ऊपर है। उसके अलावा और मैंने कौन सा जिक्र किया था, CSR का है, तो फोकस्ड ऑन CSR इनिशिएटिव्स है ना। तो वो जो है वो बेसिकली छोटे हैं या लेट्स से सेकेंडरी लेवल है, तो उनके लिए अलग एक स्टैंडर्ड होता है, उसकी स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो उसमें इतना इंटेंसिव काम भी नहीं होता। तो बेस्ड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन साइज, उनकी एक्टिविटी या कौन सा अवार्ड वो अप्लाई कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जब हम मॉक असेसमेंट करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इनको कितने काम की ज़रूरत है, कितना टाइम, एंड विद इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम दे कुड अचीव दैट सक्सेस। तो वो हम फिर उस हिसाब से उनको प्रपोज करते हैं और उसमें फिर उनको फाइनेंशियल्स भी दे देते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द वर्क रिक्वायर्ड अगेंस्ट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जी ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, उसके अगेंस्ट आपको ये रिकग्निशन मिलेगी, ये बेनिफिट आपको मॉनेटरी मिलेगा, ये बेनिफिट आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से मिलेगा और प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स के साथ, प्लस उसके बाद फिर ये रिकग्निशन है। अब वो जो रिकग्निशन जिसके लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, उसके साथ फिर जो गवर्नमेंट ने उनके लिए प्रमोशंस या वो अवार्ड के साथ जो पैकेज वगैरह है वो सारा जो अनाउंस किया होता है वो सारा कुछ उसमें आ जाता है। तो देयर आर बेनिफिट्स डेफिनेटली। अगर हम वो सारा कुछ जो एंड पे आता है उसको मैं एक साइड पे भी थोड़ी देर के लिए रख दूँ, जो इंटरनल ग्रोथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की है, बेंचमार्किंग जो है, दैट इटसेल्फ इज़ वर्दी इनफ। आप इन्वायरमेंट हेल्दी हो जाता है। हाँ, आप देखें, मैं यहाँ पे मेरे पास बहुत इतनी बड़ी ज़्यादा मिसालें हैं जो कि नॉन पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं उनको कैटेगराइज इसलिए नहीं कहता, फिर हम लोग कहेंगे जी हमारे हमसायल मुल्क, ये मुल्क और वो ये वो छोटे से एक क्लिनिक से शुरू हुए, दे हैव ग्रोन अप टू हॉस्पिटल्स विद मल्टीपल फैसिलिटीज़ एंड दे आर रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑल दीज अवार्ड्स, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, और अब उनकी ब्रांच आउट्स हैं और वो रिकग्नाइज्ड हैं। अच्छा, हमारे यहाँ स्कूल्स की HDA ही क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो ये डिफरेंस हम बहुत है, पीछे हैं, ये बहुत डिफरेंस है। नो डाउट, और हमें आगे जाना है, जब भी आज आपको बुलाया ताकि हम वो सोच दें। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे किसी तरह अगर कोई मौका किसी तरह मिले, तो ये जो पाकिस्तानी अपने स्कूल्स हैं इनके अंदर जो सिस्टम है उसको, मतलब मैनी थिंग्स यू कैन डू, वेरी स्मॉल थिंग्स इवन, ये भी नहीं मैं कह रहा कि बड़ी कोई एक्सपोनेंशियल चेंज करें, minute small changes would bring a lot of difference, and that impact will show in
in let's say a year and a half, 2 years, आप देखेंगे आपके स्टूडेंट्स की क्वालिटी कितनी बेहतर हो जाती है। अच्छा। मैं खुद जब मैं बाहर जाके मैंने पढ़ा ना, मैं तो यार हम तो पढ़ते ही नहीं हैं। पढ़ना और रटा मारना इज़ डिफरेंट। इल्म हासिल करना और किताबें पढ़ना इज़ डिफरेंट। ट्रू। हमारी जो मेंटल कैपेसिटी या ग्रोथ है वो होती ही नहीं है। हम इंटेलेक्चुअल बनते ही नहीं हैं। दैट आई एग्री। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, अगर उन तक मैसेज पहुंच जाए तो बिल्कुल इंशाल्लाह। मेरे लिए तो एक को भी मिल जाए तो बड़ी बात है, उसके साथ 2 को मिले, 3 के, जितने ज़्यादा होगा उतना फ़ायदा। और अगेन हमारा वैसे दीनी फ़र्ज़ भी है कि हम इल्म जो हमें हासिल हुआ है हम उसको आगे बढ़ाएं। तो इंशाल्लाह खैर, बाकी जो मुस्तफ़ीद होना चाहेगा, इस्तिफ़ादा लेना चाहे, बेनिफिट लेना चाहे, PID से राब्ते होंगे इंशाल्लाह आपसे। जो लोग चाहेंगे कि वो वाकई उस जो विजन आज हमने देने की कोशिश की है, जो सोच आज देने की कोशिश की है, जो एक्सीलेंस बताने की कोशिश की है, तो यकीनन राब्ते होंगे आपसे और चाहेंगे कि वो लोग भी उस एक्सीलेंस के लेवल तक जाएं जिस एक्सीलेंस के लेवल तक लोग जा रहे हैं, और हम पाकिस्तानी भी उस अवार्ड को विन करें और उस डायरेक्शन में काम करें एटलीस्ट। तो दिस वाज इट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। और जो भी सजेशन है इस पॉडकास्ट के हवाले से ज़रूर मुझसे रब्ता करें। और अगर आपको लगता है कि आप भी किसी इंडस्ट्री के गुरु हैं, एक्सपर्ट हैं, और आपको भी यहाँ मेरे साथ बैठा होना चाहिए, तो मुझे ज़रूर रब्ता करें और मैं आपको अपने पॉडकास्ट में ज़रूर बुलाऊँगा। सो दिस वाज इट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। देखते रहिए PID ऑन टॉप विद शारिक रब्बानी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।